एवोल्यूशन। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है ज़रा देखिए। 7.1 ओरिजिन ऑफ लाइफ, 7.2 एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थियरी, 7.3 व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, 7.4 व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, 7.5 बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, 7.6 mechanism of evolution, 7.7 Hardy-Weinberg principle, 7.8 a brief account of evolution and 7.9 origin and evolution of man। तो देखिए ये वही सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं, पढ़ी हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। वॉट एग्जैक्टली इज़ एवोल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा इसने। और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, जो अर्थ पे लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री है उसी को एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम लिखते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा व्हाट एग्जैक्टली इज़ एवोल्यूशन। आगे देखिए, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ वी मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन इसने पूछा कि भैया एग्जैक्टली एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन आप जानते हो चेंज होता है लाइफ फॉर्म में, जो बहुत लंबे समय में होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है, मैं बता चुका हूँ। आगे इसने आंसर देने का प्रयास किया पर डिफ्यूज़ फॉर्म में। वही इसने लिखा है कि क्या क्या चेंजेस आए मिलियंस ऑफ ईयर्स पे अर्थ पे, उसको ओरिजिन ऑफ लाइफ से हम समझते हैं। दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स एंड इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। तो अर्थ का एवोल्यूशन, स्टार्स का और खुद यूनिवर्स का भी। What follows is the longest of all the constructed and conjuncture stories. This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on the planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अर्थ का, यूनिवर्स का, स्टार्स का, सबका ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ। ये सबसे लंबी स्टोरीज़ में से है और इन्हीं सबको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ को स्टार्ट किया है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो पहला है 7.1, व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। जब हम स्टार्स को देखते हैं ना डियर, तो असल में हम पास्ट में देख रहे हैं। क्यों पास्ट में देख रहे हैं? क्योंकि स्टार से जो लाइट निकली वो हमारी आंखों में जाती है तो स्टार हमें दिखता है, पर उस लाइट को आने में कई ईयर्स लग जाते हैं। लाइट की स्पीड तेज़ होती है फिर भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है स्टार्स की, इसीलिए कई ईयर बाद वो स्टार हमें दिखाई देता है जो एग्जैक्टली अभी हमें जहाँ पर दिखाई दे रहा है हो सकता है वहाँ पे ना हो। जब उसकी लाइट वहाँ से एमिट हुई, वो ट्रेवल की, हमारी आंखों में आई, मान लीजिए 200-300 साल बाद, तब हमें वो स्टार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप जो स्टार देख रहे हो आज का है ही नहीं, वो आज से कई सौ साल पहले का है। तो इसका मतलब अगर आप स्टार्स को देख रहे हो तो आप यू आर लुकिंग बैक इन टाइम, ठीक है। वही आगे एक्सप्लेन किया है। स्टीलर डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। जो डिस्टेंसेज और लाइट ईयर में मेज़र करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है तो लाइट ईयर के फॉर्म में हम उसको मेज़र करते हैं। वॉट वी सी टुडे इज़ एन ऑब्जेक्ट हुज एमिटेड लाइट started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now। तो जो हम आज देख रहे हैं उसकी लाइट स्टार्ट हुई थी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले से और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूरी से, और हमारी आंखों में आज जाके पहुंची। हमें आज दिखाई दे रहा है पर असल में जो हम देख रहे हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। हाउएवर वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन आर इमीडिएट सराउंडिंग, वी सी देम इंस्टेंटली एंड हैंस इन द प्रेजेंट टाइम। जो अगल बगल हैं उनको हम तुरंत देख लेते हैं, प्रेजेंट टाइम में देख लेते हैं क्योंकि उसकी लाइट तुरंत पहुंच जाती है। देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार्स वी अपेरेंटली आर पीपिंग इन द पास्ट। स्टार्स को हम देख रहे हैं तो असल में हम पास्ट में पीप कर रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। लाइफ का ओरिजिन एक यूनिक इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की हिस्ट्री में।
यूनिवर्स इज वास्ट, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इज itself will almost only a speck. अगर आप अर्थ की बात कीजिए तो केवल एक तिनका है, इतनी बड़ी होती है यूनिवर्स, एक तिनके के बराबर है हमारे लिए, भले वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो मगर वो एक स्पेक की तरह है. द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड. तो लगभग यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड होती है. कई सारे टेक्स्ट के अनुसार 16 बिलियन ईयर्स बताते हैं यूनिवर्स की जब वो फॉर्म हुई, पर हाँ 16 को अप्रॉक्सीमेट में ले आए, 20 कह दिया, तो एनसीईआरटी ने 20 बिलियन ईयर्स लिखा हुआ यूनिवर्स का एज, हमें ये याद रखना है. ठीक है. ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स. गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट. कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड ए स्पेक. तो पूरी साइज को यूनिवर्स के देखते हैं तो अर्थ एक तिनके के बराबर है. अब बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया जिससे यूनिवर्स बनी है. बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म. इतना ह्यूज एक्सप्लोजन था जो कि फिजिकल टर्म्स में इमेजिन भी नहीं कर सकते. द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन. यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगी क्योंकि बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा. हाइड्रोजन और हीलियम जो बनी फॉर्म्ड सम टाइम लेटर. हाइड्रोजन और हीलियम कुछ समय बाद बन गई. ठीक है. दीज गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्ड गैलेक्सीज एंड प्रेजेंट डे यूनिवर्स. तो यही सब गैसेस कंडेंस होकर उन्होंने गैलेक्सीज बनाई और प्रेजेंट डे यूनिवर्स को बनाया. इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सोलर सिस्टम में अर्थ पाया जाता है. अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म 4.5 मिलियन ईयर्स बैक. तो अर्थ की उम्र यही हमने भी लिखी है, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक अर्थ बन गई मिल्की वे गैलेक्सी में. अब उसमें बनने के समय क्या था मैं आपको बता चुका हूँ, वही चीज़ें लिखी हुई हैं. देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था अर्थ में जब अर्थ बनी. वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस. तो ये जो मोल्टेन मास से गैसेस निकली, जैसा कि मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था, इसी तरह से उन्होंने कवर कर लिया एटमॉस्फेयर को. उसमें क्या क्या था? वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, और ये अर्थ की सरफेस को इन्होंने कवर कर लिया. ठीक है. जिन्होंने फिर एटमॉस्फेयर बना दिया कवर करके, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन पुल को छोड़ के सब गैसेस जा नहीं पाई, इसीलिए अर्थ के एटमॉस्फेयर को बना दिया, उसके सरफेस को कवर कर लिया. द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यूवी रेज ने वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया. एंड द लाइटर H2 एस्केप, और जो लाइटर H2 था वो क्या हो गया? एस्केप हो गया. ठीक है. ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर्स. तो जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई वो कंबाइन होकर अलग अलग चीज़ों से उसने अमोनिया बनाया, मीथेन बनाया. ठीक है. मतलब कंबाइन हुई अमोनिया और मीथेन से, क्योंकि वही गैसेस थी, और उसने बनाया वाटर, CO2 और सम अदर गैसेस. द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म, फिर ओजोन लेयर भी बन गई. एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन. जब वो ठंडा हुआ तो रेन के फॉर्म में गिरता था अर्थ पे. अर्थ बहुत हॉट थी, बताया था, गिरते ही वो तुरंत ऊपर चला जाता था, इवेपोरेट हो जाता था. वही हाल होता था इन बारिश की बूंदों का जो गर्म तवे पे कुछ पानी की बूंदों का होता है, छन्न से उड़ जाती है. तो एज इट कूल्ड वाटर वेपर फेल एज रेन टू फिल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशन. तो इसने पूरा एग्जैक्टली वही बता दिया कि वो गिरे और उन्होंने ओशन बनाया. एक्चुअली बार बार रेन इवापोरेट हुई, बार बार इवापोरेट हुई और धीरे धीरे कूल डाउन हो गया अर्थ का टेम्परेचर और फाइनली ओशन बन गया. अब देखिए काम की बात क्या लिखा है इसने, वो ज़रा हम देखते हैं. इसने लिखा है कि लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऑलमोस्ट दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक. अब यहाँ इसने लिख दिया कि लाइफ 4 बिलियन ईयर्स को पहले आई, क्योंकि अर्थ 4.5 बिलियन में बना और उसके 500 मिलियन ईयर बाद लाइफ आई, तो 4 बिलियन पे लाइफ आ गई. सही है. मगर
एग्जैक्टली यही लाइन देता है अगर तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जानते हो कि मॉडर्न जो टेक्स्ट है वो 3 बिलियन कहता है, तो आपको 3 बिलियन के हिसाब से आंसर देना होगा अगर यही लाइन सेम टू सेम नहीं आ जाती तो। और 3 बिलियन 4 बिलियन दोनों ऑप्शन देगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 3 बिलियन मॉडर्न लिटरेचर टेक्स्ट के हिसाब से मानी जाती है। यहाँ इसने 4 कहा है, मगर आगे खुद एनसीईआरटी ने भी 3 कहा है, इसलिए दोनों ऑप्शन दे के एक आंसर नहीं करवा सकता आपसे, तो दोनों में से एक ही देगा, या तो 4 या तो 3। ठीक है, तो आपके लिए कुछ चिंता की बात ही नहीं है, वरना खुद ही गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन ही। तो यहाँ पे लिखा 4 बिलियन, आगे लिखेगा 3 बिलियन, क्योंकि पहली लाइफ तभी आई, ऐसा अब रिसर्च से माना जाता है। डिड लाइफ कम्स फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या लाइफ आउटर स्पेस से आई? जैसे कि आपको थ्योरी के बारे में बताया था मैंने, है ना, आपको याद होगा। अरेनियस विक्टर हेल्मोंट जी ने थ्योरी दी, कॉस्मोजॉइक थ्योरी या इंटरप्लेनेटरी थ्योरी, जिसमें बताया गया कि शायद अर्थ पे लाइफ बाहर से आई। Some scientists believe that it came from outside. Early Greek thinkers thought unit of life called spores were transferred to different planets including Earth. तो भैया ये सब मानते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ अलग अलग प्लानट पे ट्रांसफ़र हुई इंक्लूडिंग अर्थ। ठीक है, पैंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर। अब ये जो थ्योरी है उसे पैंसपर्मिया थ्योरी भी कहते हैं, कि स्पोर्स या उसी को पैंसपर्म कह रहे हैं हम, स्पोर्स वो ट्रांसफ़र हुए अलग अलग प्लैनेट में इंक्लूडिंग अर्थ, अर्थ भी उसमें से थी, और कई सारे एस्ट्रोनॉमर का आज भी फेवरेट आइडिया है। मैंने थ्योरी को डिस्कस किया है आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रबड़ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर्स लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा। बताया था आपको, ये थ्योरी ए बायोजेनेसिस की थ्योरी है कि रॉटिंग जो मटेरियल्स हैं उनसे लाइफ बन जाती है। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और ए बायोजेनेटिक थ्योरी भी इसे कहते हैं। अब इन्हें गलत किसने साबित किया वो बताते हैं। लुईस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइफ केवल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ सकती है, कभी भी लाइफ नॉन लिविंग से नहीं आती। ठीक है, ये आपको बताया। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस स्टैब्लिश की एक तरह से। ही शोड दैट इन प्री स्टरलाइज फ्लास्क, इन्होंने दिखाया कि प्री स्टरलाइज फ्लास्क में अगर हम किल्ड यीस्ट रखें और, ठीक है, वाइल इन अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर, और दूसरे फ्लास्क में जो कि एयर के लिए ओपन हो, ठीक है, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड यीस्ट। देखिए इन्होंने ये कहा कि एक इन्होंने खुला रख दिया किल्ड यीस्ट के साथ एटमॉस्फेयर के लिए, तो नए ऑर्गेनिज्म में आ गए क्योंकि एयर से आ रहे थे, मगर दूसरा एयर के लिए पूरी तरह से खुला नहीं था, क्योंकि स्वान नेक वो फ्लास्क था, उसमें जो भी माइक्रोब आते थे स्वान के नेक फ्लास्क के नेक में ट्रैप हो जा रहे थे, इसीलिए लाइफ उसमें नहीं आई। ये मैंने डायग्रामेटिक भी आपको समझाया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, इस वजह से स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस वंस फॉर ऑल, और ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया उस समय तक के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ओपरिन और हेल्डेन, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ओपरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules, that is RNA, protein etc. तो इन्होंने कहा भैया कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि RNA प्रोटीन, ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली, जैसे कि RNA प्रोटीन यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन, और लाइफ का फॉर्मेशन केमिकल एवोल्यूशन से हुआ। कैसे, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कई सारे डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। द कंडीशन ऑफ अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर, उस समय की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उस समय क्या कंडीशन थी। कंडीशन अर्थ की जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, कंडीशन और अर्थ क्या थी, हाई टेम्परेचर, volcanic storms, reducing atmosphere containing CH4, NH3 etc. ठीक है। In 1953 Stanley Miller, an American scientist, created similar condition in a laboratory scale
ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज वास कंटेनिंग CH4 H2 एंड NH3 जो प्रिमिटिव गैसेस थी, वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, इन्होंने अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया, जानते हो आप, आपको बताया 3 अमाइनो एसिड यहाँ पे बनी थी। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट को जो मिलर ने किया उसी तरह से कई और साइंटिस्ट ने रिपीट किया, तो दे वर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट, फैट्स एक्सेट्रा। ठीक है। एनालिसिस ऑफ मीटेरॉइड कंटेंट, जब मीटेरॉइड को एनालाइज किया गया, ठीक है, ऑल्सो रिवील सिमिलर कंपोनेंट्स इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। जब मीटेरॉइड्स को ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया उनके पास भी लगभग सिमिलर ही कंपोनेंट्स हैं, जो बताता है, इस बात को इस्टेब्लिश करता है कि सेम तरह की रिएक्शन कहीं और भी यूनिवर्स में हो रही है। ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि जो है ये एक आधार बनता है मीटेरॉइड का इस थ्योरी को प्रूव करने का, ठीक है, जो ओपन हेडेन की थ्योरी है। विद द लिमिटेड एविडेंसेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजंक्टिव स्टोरी दैट इज केमिकल इवोल्यूशन वर मोर और लेस एक्सेप्टेड। देखिए, हालांकि लिमिटेड एविडेंसेस हैं हमारे पास, एविडेंसेस बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जब अर्थ बन रही थी तो वहाँ से जाके हम कलेक्ट तो नहीं कर सकते एविडेंस, तो बीत गई बात। हाँ, टाइम मशीन बने तो वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए, मगर फिर भी इन एविडेंसेस से मोर और लेस ये जो पहला पार्ट है स्टोरी का कि केमिकल एवोल्यूशन हुआ, वो मोर और लेस प्रूव हो गया। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। पर हमें कोई आइडिया नहीं है कि सबसे पहला लाइफ फॉर्म, पहला सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म जिसकी खुद मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, कैसे आया होगा। The first non-cellular form of life could have originated 3 million years back। देखिए, फिर इसने लिख दिया ना, पहला नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म, इसका मतलब पहला लाइफ फॉर्म नॉन सेलुलर ही होगा, सेल तो बाद में बना होगा, वो 3 मिलियन ईयर अगो पहले आया। इसका मतलब पहला लाइफ फॉर्म 3 बिलियन ईयर अगो पहले आया। परंतु फिर 4 बिलियन ईयर अगो पहले की बात क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, मगर हो सकता है कि पहला लाइफ फॉर्म इससे भी पहले आया हो, इसीलिए 4 बिलियन माना जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन, उसके 500 मिलियन ईयर बाद अर्थ में कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी जहाँ लाइफ ओरिजिनेट कर सकती है, इसीलिए लोगों का अंदाज़ा है कि 4 बिलियन ईयर अगो पहले लाइफ आया होगा। तो इसने कहा, अगर ये क्वेश्चन देता है कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड, सीधे 3 बिलियन लगाना है, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी नहीं है। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, कोई दिक्कत नहीं, 3 बिलियन। पर हाँ, फर्स्ट लाइफ फॉर्म अपीयर्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, या फर्स्ट लाइफ फॉर्म अपीयर्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आप जानते हो कि 500 मिलियन ईयर बाद पहला लाइफ फॉर्म अर्थ पे आया। अगर नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म बोलता है तो 3 बिलियन, क्योंकि इसमें लैंग्वेज यही लिखी है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है। दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल्स, ये कह रहे हैं कि वो जायंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं आरएनए और प्रोटीन के। ठीक है। मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि कैसा क्वेश्चन आएगा तो क्या जवाब देना है आपको। हो सकता है कन्फ्यूजन अराइज कर गया हो। अगर पूछता है कि पहला नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म कब आया, ओरिजिनेट हुआ, तो ये एनसीईआरटी की ही लाइन हो गई, तो 3 बिलियन, बात ही खत्म। अगर ये कहता है फर्स्ट लाइफ फॉर्म कब ओरिजिनेट हुआ, नॉन सेलुलर वाली बात नहीं कहता, तो 4 बिलियन आंसर हो सकता है अगर वो ऑप्शन में हो तो। ठीक है। 3 बिलियन भी हो, 4 बिलियन भी हो, और कहे फर्स्ट लाइफ फॉर्म तो 4 बिलियन। वो कहता है फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म तो 3 बिलियन, इसकी लैंग्वेज के हिसाब से जाए तो। वरना मैं आपको बता दूं, सही आंसर तो ये कि 3 बिलियन ही होना चाहिए, क्योंकि वही रिसेंट टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम। ये एक्सपेरिमेंटल जो है सेटअप है यूरे और मिलर का, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, बताया जा चुका है आपको, मैंने भी डायग्राम बना के समझाया था। इसमें देखिए, ये गैसेस हैं जो प्रिमिटिव अर्थ पे थी, CH4 NH3 H2O H2,
स्पार्क डिस्चार्ज, ये इलेक्ट्रोड जो कि स्पार्क डिस्चार्ज देते हैं, ये कंडेंसर जो कि वाटर को कूल करता है, यहाँ पर लिक्विड वाटर इन ट्रैप, यहाँ पे ट्रैप में वाटर आ रहा है, उसके साथ जो बनेगा वो भी आएगा, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये बॉइलिंग वाटर के लिए प्रोविज़न है, ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए प्रोविज़न है, ये पूरा सेटअप है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ डायग्राम में क्या क्या चीज़ें किस रेशियो में होती है, तो बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सीधे, ठीक है। तो ये जाइंट मॉलिक्यूल के बने थे, पहले नॉन सेलुलर आरएनए प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के, आरएनए प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के। दीज कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स, ये कैप्सूल अपने मॉलिक्यूल को परहैप्स रिप्रोड्यूस कर सकते थे। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेटेड टिल 2000 मिलियन ईयर्स अगो, या 2 बिलियन कह लीजिए आप। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ प्रोबेबली 2 मिलियन ईयर अगो से पहले नहीं आया था। दीज वेर प्रोबेबली सिंगल सेल्स, ये सिंगल सेल्स हुआ करती रही होंगी, प्रोबेबली, हर चीज़ प्रोबेबली, क्योंकि हम देख तो सकते नहीं जाके। ऑल लाइफ फॉर्म्स वेर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली, शुरू में सारे लाइफ फॉर्म कहाँ ओरिजिनेट हुए, वाटर में, तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार, अभी भी ऑप्शन के फॉर्म में आ सकता है, ऐसे आसान क्वेश्चन बन गया है कि लाइफ वाटर में ओरिजिनेट हुई। दिस वर्जन इज़ बायोजेनेसिस, इसको हम कहते हैं बायोजेनेसिस। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज़ एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। तो यही जो कंसेप्ट है कि नॉन लिविंग थिंग से पहला लाइफ फॉर्म आया है, ओपन हिल्डन थ्योरी की बात कर रहा है, वो ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट कर ले लिया। However, once formed, how the first cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below. तो ये सेल्स आगे कैसे इवॉल्व हुए, ये भी फैसिनेटिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वही नीचे डिस्कस की जा रही है, उसे भी डिस्कस करते हैं। 7.2 एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थियरी। Conventional religious literature tells us about the theory of special creation. हमारे जो रिलीजियस लिटरेचर्स हैं वो हमें स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी के बारे में बताते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, फादर सुराज ने दिया है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि सारा कुछ गॉड ने बनाया। दिस थ्योरी हैज़ 3 कॉनोटेशंस, 3 कॉनोटेशंस हैं इसमें। वन, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आज हम देखते हैं वो वैसे ही बने थे जैसे आज दिखाई देते हैं, गॉड ने उसी फॉर्म में बनाया था। टू दैट द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम, दूसरा ये कहता है कि डाइवर्सिटी हमेशा सेम थी, जब से वो बनी उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, और फ्यूचर में भी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा क्या है, द अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, और अर्थ 4000 साल पुरानी है। देखिए एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इसीलिए थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को भी हमें पढ़ना है, और ये 3 उसके पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बहुत एलाबरेट अब नहीं करेंगे, ज़्यादातर चीज़ें जो यहाँ पर आ रही है वो सब हम आपको बता चुके हैं, पढ़ते चले जाते हैं, जहाँ नेसेसिटी लगेगी वहाँ पर एलाबरेट करेंगे। ऑल दीज आइडियाज़ वर स्ट्रांगली चैलेंजिंग ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ये चैलेंज किए गए, दीज आइडियाज़ वर चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में, ये चैलेंज किए गए बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वोएज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल। डार्विन की बात कर रहा है, जान रहे हैं, राउंड द वर्ल्ड। चार्ल्स डार्विन concluded that the existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago। जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है वो सिमिलरिटीज शेयर करते हैं आपस में, केवल आपस में ही नहीं बल्कि उनसे भी जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले रहा करते थे उनसे भी। मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, कई सारे लाइफ फॉर्म तो आज एग्जिस्ट भी नहीं करते, पर उससे भी सिमिलरिटीज़ हैं। There had been extinction of different life forms in the years gone by just as new forms of life arose at different periods of history of earth। कई सारे एक्सटिंक्ट हुए, नए लाइफ फॉर्म वो अरोज होते गए। There have been gradual evolution of life forms। तो इन्होंने ये पॉइंट कहा कि यहाँ पर देखो यार, ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ किसका, लाइफ फॉर्म्स का ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन की बात की। एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ड इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी पॉपुलेशन में एक
वेरिएशन, बिल्ट इन वेरिएशन होता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन होते हैं। दोज कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन लाइक क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर्स एक्सेट्रा। तो जो वेरिएशन बेटर कराते हैं सर्वाइवल में करके लिए, वही सर्वाइव करते हैं, पूरी बात को पढ़ते हैं। दोज कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल कंडीशंस का क्या मतलब? क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर एक्सेट्रा। वुड आउटब्रीड अदर, देखिए आउटब्रीड की बात की है, अलग कलर में मार्क कर देता हूँ। आउटब्रीड अदर्स दैट आर लेस एंडोड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। तो भैया जो ज़्यादा बेटर है वो आउटब्रीड करते हैं, ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, और दूसरों को जो है ना वो कम कर देते हैं। वो नेचुरल कंडीशन में ज़्यादा जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा प्रेजेंसीज लीव करते हैं, और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यही डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात की है। ठीक है। अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस। दूसरा वर्ड जो यूज़ कर सकते हो क्या? फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। जो ज़्यादा फिट है वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, वही नेचर द्वारा सेलेक्ट होगा। बातें बता चुके हैं। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। देखा आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास में बताया, अभी भी बता रहे हैं। जो एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली लिखा हुआ है, और यही वर्ड ये पूछता है और बच्चे कर नहीं पाते, एनसीईआरटी पढ़े बिना जाते हैं। तो फिटनेस डार्विन के अनुसार से किससे रिफर करती है? अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। वो अल्टीमेटली और ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही बताते हैं कि वही बेस्ट होता है, वही नेचर द्वारा सेलेक्ट होता है जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा होती है। जो जिसकी ज़्यादा ऑफस्प्रिंग वो ज़्यादा बेटर। तो अगर पूछे कौन नेचर सेलेक्ट करेगा और 4 ऑप्शन दिए हो, तो जिसकी ज़्यादा ऑफस्प्रिंग का नंबर होगा, चाहे वो किसी भी तरह की ऑफस्प्रिंग हो, बीमार, अच्छी, बुरी, कोई भी, वही सबसे ज़्यादा फिट होगी। हैंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरनमेंट लीव मोर प्रोजेंसीज देन अदर। वो दूसरों से ज़्यादा प्रोजेंसीज लीव करते हैं। दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हैंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर। ये ज़्यादा सर्वाइव करेंगे और नेचर द्वारा सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्टेड बाय नेचर इज नेचुरल सिलेक्शन। ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। सो नेचुरल सिलेक्शन को ही उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन बताया कि नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, जो बता चुके हैं। लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट एल्फ्रेड वेलेस, ये भी आप बात याद रखते हैं कि ये है एल्फ्रेड वेलेस, a naturalist who worked in Malaya archipelago, had also come to similar conclusion around the same time. बता चुका हूँ आपको। In due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. All the existing life forms share similarities and share common ancestors. तो ये होमोलॉजी की बात कर रहा है कि सारे एग्जिस्टिंग जो हैं वो सिमिलरिटीज़ को शेयर करते हैं आपस में। However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth. मगर जो एंसेस्टर्स हैं इनके वो अलग अलग जो है पीरियड्स में पाए जाते थे। इपोक, पीरियड्स, एराज, ये तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात कर रहा है कि अलग अलग टाइम पीरियड में इनके एंसेस्टर्स प्रेजेंट थे। मगर हाँ, ये कॉमन इनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। कई लोग पूछते हैं पॉइंट, अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बायोलॉजिकल हिस्ट्री से कोरिलेट करती है। ये एक तरह से बायो जियोग्राफिकल एविडेंस है कि अर्थ में जैसे जैसे चेंजेस आए, कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए, उस समय लाइफ फॉर्म इवॉल्व हो रहे थे। तो कुछ बच गए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जगह, कुछ कई सारे मर भी गए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से, कॉम्पिटिशन की वजह से। ये बातें सब आपको बताइए। अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज़ वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज वॉज थॉट अर्लियर, बट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो कॉमन कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अर्थ बहुत पुरानी है, 4000 साल पुरानी नहीं जैसा कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ने कहा, बल्कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। अब आते हैं व्हाट आर दी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस होते हैं, जो हमने आपको बताए थे 4 एविडेंस होते हैं, उन्हीं के बारे में लिखेगा। हम इनको पढ़ते चले जाते हैं। सारी बात हम समझ चुके हैं, कुछ नया नहीं आने वाला। एविडेंस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज़ इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज़ कम फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स। Fossil are remains of hard part of life forms found in rocks. ये हार्ड पार्ट की बात करता है केवल, पर आप जानते हो रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन पास्ट दैट आर फॉसिल्स। रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स एंड
A cross section of earth crust indicates the arrangement of sediments one over the other during the long history of earth. Different age rocks sediments contain fossil of different life forms who probably died during the formation of the particular sediments. सब आप जानते हैं, मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी इसकी, किस तरह से सेडिमेंट में फॉर्म हुए होंगे, उसको ज़रूर पढ़िएगा, ये पूरी बात समझ में आ जाएगी. सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म. दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल डायनासोर्स, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ. कई सारे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं. फिगर 7.2 में देखिएगा. A study of fossil in different sediment layer indicates the geological period in which they existed. The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological span. कुछ लाइफ फॉर्म कुछ जियोलॉजिकल स्पैन में ही थे, आए और एक्सटिंक्ट हो गए, यही बात कह रहा है. हैंस न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ. और नए लाइफ फॉर्म अलग अलग टाइम पर अराइज किए इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ. ऑल दिस इज कॉल्ड पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेज. जो फॉसिल है उन्हें कहते हैं पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेज, जो बताया था. डू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ फॉसिल आर कैलकुलेटेड. क्या आपको याद है एज ऑफ फॉसिल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो भैया उसका कार्बन डेटिंग मेथड होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने. रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड में और भी आते हैं, यूरेनियम लेड मेथड आता है ना. और जो मॉडर्न मेथड है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड को यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है. अब इसने क्वेश्चन पूछा है तो ये जानते रहिए कैसे कैसे हम करते हैं. रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है. एक तो रिलेटिव डेटिंग, सेडिमेंट में जो सबसे नीचे मिला हो सबसे पुराना, जो ऊपर मिला हो नया, इसे कहते हैं क्या हम, रिलेटिव डेटिंग. दूसरा रेडियो एक्टिव डेटिंग, जैसे कार्बन 14 डेटिंग होती है, वैसे ही जो है यूरेनियम लेड डेटिंग होती है. ठीक है, यूरेनियम लेड डेटिंग भी होती है. और तीसरा और मॉडर्न मेथड जो है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड है. ठीक है, जानते रहिए इसको. डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द प्रोसीजर. क्या आपको पता है रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होती है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, इसको भी जानते रहिए, पढ़ते रहिए. नहीं समझ में आता तो हमसे बताइएगा, मैं डाउट सेक्शन में कभी इसको भी बता दूंगा अलग से. ठीक है, अब एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस की बात करते हैं. एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्न्स्ट हीकल बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट्स. जानते हैं आप वर्टिब्रेट्स में कॉमन होता है, मैंने बहुत एलाबोरेट करके बताया था ये, तो ये लाइन समझ में आ गई. फॉर एग्जाम्पल द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप्स अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज़ फंक्शनल organ only in fish and not found in any other adult vertebrates. ठीक है, however this proposal was disproved on careful study performed by Carl von Baer. वॉन बेयर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते. इन्होंने क्या नोट किया? ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल. इन्होंने कहा अगर इनकी बात सच है तो एम्ब्रियोज किसी भी एडल्ट स्टेज को क्यों नहीं क्रॉस करते. मगर मेरा मानना है कि एडल्ट स्टेज में आ गया तो फिर वो उसके बाद डिफ्रेंशिएट कहाँ कर पाएगा, इसीलिए शायद एडल्ट स्टेज में नहीं आता. और मोस्ट प्रॉब्ली अर्न्स्ट हीकल का जो असेसमेंट है वो सही हो. मगर ये थेरीज़ हैं, अर्न्स्ट हीकल उसको कहते हैं हमारी थेरी सही है और वॉन बेयर उसे नहीं मानते. तो ऐसे कुछ लोग इसको नहीं मानते वॉन बेयर की तरह, पर ज़्यादातर लोग अर्न्स्ट हीकल की थेरी को मानते हैं. इसीलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस फॉर द सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन. मतलब एक बड़ा एविडेंस है ये. हालांकि वॉन बेयर इसको गलत मानते हैं, ये भी याद रखिएगा. उन्होंने डिस्कार्ड किया, कुछ और साइंटिस्ट भी डिस्कार्ड करते हैं, उसमें मेन वॉन बेयर है, पर ज़्यादातर मानते हैं. कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शोज सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर्स अगो. अगर हम कंपेयर करें एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को तो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस दिखाती है आज के ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म में. ये मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस की बात कर रहा है. ठीक है, उसको देखते हैं जो ये क्या कर रहा है. सच सिमिलरिटीज़ कैन बी इंटरप्रिटेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वर शेयर्ड और नॉट. इन सिमिलरिटीज से हम ये समझ सकते हैं कि कॉमन एंसेस्टर शेयर हुए थे कि नहीं हुए थे. फॉर एग्जाम्पल वेल, बैट, चीता, ह्यूमन शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न्स ऑफ बोन ऑफ फोरलिम्ब. Though these forelimbs perform different function in these animals, they have similar anatomical structures. All of them have humerus, radius, ulna, carpet, metacarpal and phalanges in their forelimbs. And these animals, the same structure developed along, देखिए
Same structure developed along different direction due to adaptation to different need. This is divergent evolution and these structure are homologous. बताया था आपको, समझाया था, वही बात यहाँ लिखी हुई, कुछ नया इसमें समझाने का नहीं है. होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, ये भी बताया था. होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, होमोलॉगी कॉमन एंसेस्ट्री को बताती है. अदर एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन. दूसरे एग्जांपल वर्टिब्रेट के हार्ट और ब्रेन है. इन प्लांट ऑल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगेनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी. तो प्लांट में जो थॉर्न है, कुकुरबिटा के टेंड्रिल और बोगेनविलिया के थॉर्न, वो भी होमोलॉगी दिखाते हैं. ये भी आपको बताया था मैंने, एग्जाम्पल में होमोलॉगी होती है, दिखा रखा है. बोगेनविलिया का थॉर्न ऑक्सिलरी पोजीशन से, कुकुरबिटा का टेंड्रिल भी ऑक्सिलरी पोजीशन से निकलता है, तो होमोलॉगी होती है. होमोलॉगी इज बेस्ड अपॉन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, वेयर एज एनालॉगी रिफर्स टू अ सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट. विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक. एक जैसे दिखते हैं मगर आप जानते हो फंक्शन भी एक जैसे हैं, मगर एनाटॉमिकली वो डिफरेंट होते हैं. दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. एनालॉगस स्ट्रक्चर वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से बनते हैं. डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हैंस हैविंग सिमिलैरिटी, वही कन्वर्जन शो करते हैं. अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी आर द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल और द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन. देखिए सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं और ये एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है. अभी कुछ साल पहले ही आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ कैट पूछा था, कैट इज़ अ मैमल. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, ये एनालॉगस ऑर्गन के स्ट्रक्चर हैं. वन कैन से दैट it is the similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive features in different groups of organisms but towards the same function. Sweet potato root modification and potato stem modification is another example of analogy. ये भी बताया था आपको. In the same line of argument, similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organisms give clue to common ancestry. ठीक है, तो अगर ये वाला पॉइंट हम एलाबरेट करें तो प्रोटीन्स और जीन्स जो सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की पाई जाती हैं, जो कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ ही पॉइंट करती हैं कि कॉमन एंसेस्ट्री है, क्योंकि प्रोटीन्स और जीन्स वो कॉमन होते हैं. ह्यूमन और एप्स में आपको मैंने एग्जांपल क्लियर किया था. दीज बायोकेमिकल सिमिलरिटीज पॉइंट्स टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री और स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म. ये बायोकेमिकल एविडेंस है या बायोकेमिकल सिमिलरिटी, वो शेयर्ड एंसेस्ट्री की तरफ, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की तरफ पॉइंट करती है. मैन हैज़ bred selected plants and animals for agriculture, horticulture, sports or security. Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, example dog, but still are of the same group. It is argued that within hundreds of years man could create new breeds. Could not nature have done the same over millions of years? तो ह्यूमन ने ना ये जो आर्टिफिशियल अपनी तरफ से ब्रीडिंग कराई है, उसने इतनी ब्रीडिंग बना दी है जितनी नेचर मिलियन ऑफ ईयर्स में नहीं करता, क्योंकि नेचर एवोल्यूशन का सहारा लेता है और एवोल्यूशन स्लो प्रोसेस होता है. Another interesting observation supporting evolution by natural selection comes from England, जो आपको बताया था. इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल जो है रेवोल्यूशन आया, जिससे जो ब्लैक मॉथ की वैरायटी थी वो फेवर हुई, जिसे हम इंडस्ट्रियल मिलेनिस के नाम से मानते हैं. वही लिखा है इसमें. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड इन 1850. 1850 में मॉथ को कलेक्ट किया गया उनके नंबर को काउंट करने के लिए. बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेट इन, इट वॉज ऑब्जर्व that there were more white winged moth on trees than dark winged melanized moth. पहले वाइट वाली ज़्यादा थी, ये ग्रे नहीं कह रहा, उसको वाइट कर रहा है, हमने वाइट या ग्रे कहा था आपको, और डार्क विंग कम थी. However, in the collection carried out from the same area but after industrialization 1920, इसका मतलब लगभग 70 साल बाद जब कलेक्ट किया गया तो डार्क मॉथ वो बहुत ज़्यादा थी.
देयर वर मोर डार्क मॉथ इन द सेम एरिया, दैट इज प्रोपोर्शन वॉज रिवर्स्ड, एकदम रिवर्स हो गया था। पहले वाइट वाली 90% थी, बाद में डार्क वाली 90% हो गई, आपको बताया था। ये इसका फिगर भी दिखा रखा है इन्होंने, वाइट और डार्क मॉथ, डार्क वाली छुप जा रही है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और पहले वो ज़्यादा एक्सपोज थी। द एक्सप्लेनेशन पुट forth for this observation was that predator will spot a moth against the contrasting background, जिसका बैकग्राउंड अलग होगा वो मौत ज़्यादा दिखाई देगी, और सेम बैकग्राउंड में वो कंसील कर जाती है, छुप जाती है। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड शूट, राइट। अंडर दिस कंडीशन, under this condition the white wing moth did not survive due to predators. वाइट विंग मॉथ वो सर्वाइव नहीं कर पाई प्रेडेटर से, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड हो गया था, ठीक है। डार्क विंग्ड और मिलनाइज मॉथ सर्वाइव्ड बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेट इन, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर लाइकेंस कवर्ड द ट्रीज। सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बताया था मैंने कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले वाइट वाली सर्वाइव की, और रेवोल्यूशन आया तो ब्लैक वाली, और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ख़त्म हुआ, कम हुआ, रेवोल्यूशन तो कम नहीं हुआ बल्कि क्लोज और रिप्लेस बाय इलेक्ट्रिसिटी, तब वापस से जो वाइट कलर मॉथ थी वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि लाइकेंस दोबारा से ग्रो करके। मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार, ठीक है। वाइट कलर लाइकेंस कवर द ट्रीज, इन दैट बैकग्राउंड द वाइट विंग मॉथ सर्वाइव्ड बट द डार्क कलर्ड मॉथ वेर पिक्ड आउट बाय प्रेडेटर्स। डिड यू नो दैट लाइकेंस कैन बी यूज्ड एट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह हम इनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन सेंसिटिव होती हैं, तो जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री होती है वहाँ लाइकेंस जो है वो मर जाते हैं। दे विल नॉट ग्रो इन एरियाज दैट आर पॉल्यूटेड, हेंस मॉथ दैट वर एबल टू camouflage themselves, हाइड इन द बैकग्राउंड सर्वाइव्ड, तो जो बैकग्राउंड में छुपते थे वो सर्वाइव करते थे। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन एरियाज वेयर द इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर, दैट इज़ इन रूरल एरियाज। ये बात भी ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में रूरल एरियाज का पूछता है कि बगल के गांव में क्या हुआ था, तो वहाँ कोई चेंज नहीं आया था डियर। द काउंट ऑफ मिलेनिक मॉथ वॉज लो, हमेशा लो रहा। दिस शोड दैट इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडाप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी वेरिएंट नेचर वाइप आउट नहीं करता पूरी तरह से, नई स्पीशीज़ को बनाएगा, पुरानी को वाइप आउट नहीं करता। सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड एक्सेट्रा हैज़ ओनली रिजल्टेड इन सेलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़। तो हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ किया है तो उससे रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ही बढ़ गई हैं ज़्यादा, और बहुत कम टाइम में, जो कि एवोल्यूशन में देर में होती, क्योंकि यहाँ मैन ने अपना एक्शन लगाया, इसे हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मैन एक्शन, उससे एवोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है। This is also true for microbe against which we employ antibiotics or drugs against eukaryotic organism cell. Hence, resistant organism cells are appearing in a time scale of months or years and not in centuries. ये कुछ महीने और सालों में आ रहे हैं। These are the examples of evolution by anthropogenic action. Anthropogenic action जो बताया था। This also tells us that evolution is not a directed process in sense of determinism. It is a stochastic process based on chance event in nature and chance mutation in organism. ये भी आपको बताया था। एवोल्यूशन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है जो कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है, चांस इवेंट पे और चांस म्यूटेशन पे। ये चांस पे डिपेंड करता है, स्टोकेस्टिक है, और इसका रिजल्ट एग्जैक्टली हम डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो व्हाट इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस? देखिए, दैट इज़ नॉट डायरेक्टेड इन प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। ये स्टोकेस्टिक के लिए बोल रहा है कि हम एवोल्यूशन को सही से डिटरमाइन नहीं कर सकती कि आगे क्या बनने वाला है, क्योंकि चांस इवेंट्स पे, चांस म्यूटेशन पे डिपेंड करता है। म्यूटेशन रिवर्स भी कर सकती है प्रोसेस को, कुछ भी करती है, वी कुड नेवर नो, ठीक है बेटा जी। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, आप इसको एनसीईआरटी को फिर से दोबारा पढ़िए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को एनसीईआरटी से ख़त्म करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।